हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू कैश फार्मा। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि हम बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर की सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी पढ़ रहे हैं और अभी तक इसमें हमारे 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये लेक्चर 4th हो रहेगा यूनिट 1 का। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ डिजीज़ कंट्रोल। लास्ट लेक्चर में आपको पता ही होगा, मैंने पढ़ाया था आपको कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, जिसमें बहुत सारे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंटली पढ़ाया था प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्रिवेंशन क्या होते हैं एक डिजीज़ प्रिवेंशन में, वो कंप्लीट हमने उसमें किया था। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे, वो तो प्रिवेंशन थी, मैंने लास्ट टाइम बताया था प्रिवेंशन और कंट्रोल में डिफरेंस रहता है। प्रिवेंशन क्या रहता है सॉरी, प्रिवेंशन में हम देख रहे थे कि डिजीज़ को होने से पहले ही हम उस डिज़ीज़ से कैसे बचें। वो डिज़ीज़ कंट्रोल में क्या रहेगा, डिज़ीज़ कंट्रोल में रहेगा डिज़ीज़ तो अब हो चुकी है किसी भी पेशेंट में, किसी भी इंडिविजुअल में, अब उस इंडिविजुअल को फर्दर ऑन हम कैसे बचाएं। जो भी कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी उस डिज़ीज़ की, उन कॉम्प्लिकेशन से हम उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कैसे बचाएं और उस डिज़ीज़ से उस इंडिविजुअल को हम कैसे बचाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। Disease control simply involves all the measures designed to prevent or reduce the rate of transmission, morbidity and mortality of the infectious disease in local setting to an acceptable level. हम ये कह सकते हैं कि जो डिज़ीज़ कंट्रोल रहता है, डिज़ीज़ कंट्रोल बेसिकली होता क्या है? ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस रहती है जिसमें हम वो मेजर्स लेते हैं, वो मेथड्स लेते हैं, वो स्टेप्स लेते हैं जो हमें मदद कर सकें किसमें, प्रिवेंशन या रिड्यूस करने में। क्या रिड्यूस करने में? रेट ऑफ ट्रांसमिशन या मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी। क्या मतलब, फॉर एग्जांपल एक डिजीज़ है, पर्टिकुलर डिजीज़, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। अब उस डिजीज़ के स्प्रेड को हमें कम करना है या रोकना है। ठीक है, कम करना है या रोकना है, ये कैसे करेंगे हम? ये जो मेथड्स इसमें आएंगे, दैट इज़ द डिजीज़ कंट्रोल। या हम यूँ कह सकते हैं किसी डिजीज़ की मॉर्बिडिटी रेट को कम करें। मॉर्बिडिटी मीन्स कि क्या रेट है इसकी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे इफेक्ट करने की और उनको अनहेल्दी बनाने की। मॉर्बिडिटी सिंपली मीन्स अनहेल्दीनेस और सिकनेस और इलनेस सिंपली, और मोर्टेलिटी मीन्स डेथ। सिंपली हम शॉर्ट में अब ये कह सकते हैं कि डिसीज़ कंट्रोल एक ऐसी मेथडोलॉजी रहती है जिसमें हम रिड्यूस करते हैं या कम करते हैं ट्रांसमिशन या मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी किसी भी डिजीज़ का इन अ लोकल सेटिंग टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। सिंपल में बस इतना सा है डिजीज़ कंट्रोल। ठीक है, अब चलिए आगे। इन डिजीज़ कंट्रोल a state of equilibrium becomes established between agent, host and environment। हम क्या देखते थे लास्ट टाइम, मैंने बताया था कि एक डिजीज़ जो रहता है वो इंट्रैक्शन रहती है तीन चीज़ों का, एक एजेंट का जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट रहता है, एक होस्ट का जिसमें डिजीज़ हो रही है, और एक एनवायरनमेंट जिसमें एक पर्टिकुलर होस्ट रह रहा हो। जब ये तीनों चीज़ें आपस में मिलेंगी तभी एक डिजीज़ स्टार्ट होगी। अब हम कह सकते हैं कि जो डिजीज़ कंट्रोल है, जब हम इन तीनों चीज़ों के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेट बना के रखें, तब हम कह सकते हैं कि हमने डिजीज़ को कंट्रोल किया। मतलब हम एजेंट को कम कर रहे हैं, होस्ट को भी कम ससेप्टेबल बना रहे हैं, और इन्वायरमेंटल जो भी फेवरेबल कंडीशंस थी उनको कम कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम स्टेट। जब हम बनाएं बिटवीन द थ्री मेन एजेंट, दैट इज एजेंट, डिजीज काजिंग एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, अब मैंने लिख रखा है मेन एम्स ऑफ डिजीज कंट्रोल। और क्या एम रहता है, क्या पर्पज़ रहता है, क्या मकसद हमारा रहता है, क्या लक्ष्य रहता है हमारा कि हम डिजीज़ कंट्रोल क्यों करें। ठीक है, क्या क्या है? टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ डिजीज़। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम कम कर रहे हैं क्या, इंसिडेंस ऑफ डिजीज़। डिजीज़ होने की जो रेट हो उसको हम कम कर रहे हैं। इंसिडेंस, द रेट ऑफ स्टार्टिंग वी कैन से, मतलब जो जिस रेट पे डिजीज़ हो रही थी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में, एक पर्टिकुलर लोकल सेटिंग में, उसको हम कम कर रहे हैं। द प्रिविलेंस ऑफ अ डिजीज़। प्रिविलेंस मीन्स कि इंसिडेंस होता है स्टार्ट कैसे हो रही है, कैसा इसका स्टार्टअप है, कितनी तेज़ आगे आगे चल रही है, कितनी तेज़ी से ये बढ़ रही है एक पर्टिकुलर डिजीज। प्रिविलेंस मीन्स कि कितने पेशेंट्स एक पर्टिकुलर सेटिंग में ऐसे हैं जो इस डिजीज़ में अभी भी करंटली इस डिजीज़ में पाए जा रहे हैं। मतलब ये कि प्रिविलेंस ऑफ डिजीज़ मीन्स कि कितने पेशेंट्स ऐसे हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में जिनमें ये डिजीज़ अभी करंटली पाई जा रही है, दैट्स द प्रिविलेंस। इसको भी कम करने, मतलब डिजीज़ लोड को कम करने के लिए हम कंट्रोल मेजर्स लेते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़ का जो टाइम लिमिट है, डिजीज़ का जो टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है, उसको कम करने के लिए भी ये हम कंट्रोल मेजर्स लेते हैं। कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिजीज़, कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिनसे एक डिजीज़ स्टार्ट हो रही है, डिजीज़ बर्थ लेती है, उनको कम करने। कॉम्प्लिकेशन ऑफ द इन्फेक्शन, जो भी कॉम्प्लिकेशन, जो भी प्रॉब्लम एसोसिएटेड टू दैट पर्टिकुलर डिजीज़ और इन्फेक्शन है, उनको कम करने के लिए हम कंट्रोल मेजर्स लेते हैं। ठीक है, अब कुछ
यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखी है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मतलब आपके पेपर्स में पाए जाते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज डिजीज एलिमिनेशन। डिजीज कंट्रोल तो देखा, अब डिजीज एलिमिनेशन देखो क्या होता है। Disease elimination, it implies the interruption of transmission of a disease and reduction of the incidence of a disease in a specific geographical area or country to zero। ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ कि डिजीज एलिमिनेशन अगर मैं बताऊँ आपको सिंपली क्या होता है। डिजीज एलिमिनेशन मीन्स जब हम डिजीज़ को, कोई भी डिजीज़ चल रही है उसको, उसके ट्रांसमिशन को हम इंटरप्ट कर रहे हैं। डिजीज़ फैल रही है, उस डिजीज़ के फैलने को हम इंटरप्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड रिडक्शन ऑफ द इंसिडेंस ऑफ अ डिजीज इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया और कंट्री, या हम यूँ कह सकते हैं कि कोई डिजीज़ एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया या किसी सोसाइटी में अभी चल रही है, इंसिडेंस हो रही है इसकी, ये शुरू हो रही है, इसने स्टार्ट किया वहाँ पे फैलना। अब इस फैलने को हम रोक रहे हैं, इसको रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। ध्यान देना, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में ही हम डिजीज एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, और कंट्री में, किसी पर्टिकुलर कंट्री में टू जीरो, ठीक है, मतलब डिजीज़ के फैलने को हम जीरो पे ला रहे हैं इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, दैट्स कॉल्ड द डिजीज एलिमिनेशन। अब डिजीज इराडिकेशन क्या है, देखिए डिजीज इराडिकेशन, ये जो डिजीज एलिमिनेशन है जो ऊपर मैं बता रहा था अभी यहाँ पे, जब फॉर एग्जांपल कोई कंट्री, किसी कंट्री में कोई डिजीज़ चल रही थी, ठीक है, फॉर एग्जांपल से फॉर इंस्टेंस 2 मिनट के लिए हम मान के चले इंडिया में कोई डिजीज़ चल रही थी। अब हमने क्या किया, जितने भी पेशेंट्स इस डिजीज़ के थे हमारे इंडिया में, वो हमने ख़त्म किए, वो सब ठीक हो गए, सब के सब ठीक हो गए। मतलब जो उस डिजीज़ का लोड था इंडिया में वो ज़ीरो चला गया, वो तो ज़ीरो, अब कोई पेशेंट हमारे पास नहीं है। हम कह सकते हैं हमने इस डिजीज़ के पेशेंट जो है वो ज़ीरो कर दिए। हम कह सकते हैं कि इस डिजीज़ को हमने एलिमिनेट कर दिया इंडिया से, एलिमिनेट किया इंडिया से। और फिर इस एलिमिनेशन के बाद एक जो कंट्री रहती है, से फॉर एग्जांपल इंडिया, ये WHO के पास जाता है और बोलते हैं इनको कि हमने इस पर्टिकुलर डिजीज़ को एलिमिनेट किया है इंडिया से, तो इनको इसके लिए एक सर्टिफिकेट मिलती है, दैट्स अ सर्टिफिकेशन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज़। और डिजीज़ एराडिकेशन क्या है, डिजीज़ एराडिकेशन ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। देखिए क्या है, इट इज़ द टर्मिनेशन ऑफ ऑल द ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय स्पेसिफिक एजेंट एंड परमानेंट रिडक्शन ऑफ द स्पेसिफिक डिजीज केस टू जीरो वर्ल्ड वाइड। क्या है, जब हम डिजीज़ ट्रांसमिशन को बिल्कुल टर्मिनेट करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल ख़त्म करते हैं डिजीज ट्रांसमिशन को, कॉज्ड बाय स्पेसिफिक एजेंट एट परमानेंट रिडक्शन। यहाँ हम मतलब परमानेंटली इसको ख़त्म, मतलब सिंपल में इराडिकेशन है, परमानेंट रिडक्शन, परमानेंटली ख़त्म कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डिजीज़ को, एक कंट्री में नहीं, एक जियोग्राफिकल एरिया में नहीं, बल्कि वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड किसी डिजीज़ को हम जीरो पे लेके आ रहे हैं परमानेंटली। परमानेंटली मीन्स कि दोबारा फिर से ना फैले, दोबारा कभी भी ना फैले। अभी तक दुनिया में पूरे विश्व में सिर्फ एक ही डिजीज़ है जो अभी तक इराडिकेट हुई है, दैट इज़ स्मॉल पॉक्स, ठीक है, स्मॉल पॉक्स। ये कब हुई थी इराडिकेट, 1980 में ग्लोबली ये डिजीज़ इराडिकेट हुई, बाकी कोई भी डिजीज़ अभी तक इराडिकेट नहीं हुए। सो इराडिकेशन मीन सिंपली टर्मिनेशन और परमानेंट रिडक्शन ऑफ स्पेसिफिक डिजीज़ वर्ल्ड वाइड, सिंपली बस। अब है सोशल कॉज ऑफ डिजीज़। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कुछ कॉज ऑफ डिजीज़, जिसमें हमने जेनेटिक्स या हेरिडिटी का कंसेप्ट पढ़ा था, एनवायरमेंटल कंसेप्ट पढ़ा था। आज देखेंगे हम सोशल कॉज ऑफ डिजीज़, मतलब सोसाइटी के रिलेटेड कौन कौन से कॉज है जो एक डिजीज़ को स्टार्ट करने में, जो एक डिजीज़ को पनपने में ज़्यादा मदद करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है मैंने, सोशल इन्वायरमेंट अफेक्ट्स द हेल्थ एज। सोशल इन्वायरमेंट मतलब जिस सोशल इन्वायरमेंट एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल रह रहा हो, वो हमारे हेल्थ को कैसे इफेक्ट कर सकता है। देखिए कैसे, इनकम एंड सोशल स्टेटस, इनकम एंड सोशल स्टेटस, देखिए इनकम हमारी या हमारा सोशल स्टेटस हमारे हेल्थ को कैसे इफेक्ट कर सकता है। कह रहा है पोवर्टी इंक्रीजेज द चांस ऑफ पुअर हेल्थ। सिंपली अगर कोई, हम मान के चले 2 बंदे हैं हमारे पास, ठीक है, 2 बंदे हैं हमारे पास, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है, एक्स है और वाई। ये बंदा है ना एक्स, दिस इज पुअर गाय, ये गरीब बंदा है, और दिस ये है ना, ये रिच गाय है। सिंपली हम कह सकते हैं ये जो है ना, इसके पास कम पैसे होंगे, कम सोशल स्टेटस होगा, इसके पास ये अमीर बंदा होगा, ठीक है ना, तो ज़्यादा हेल्थ ख़राब होने के चांसेस इस एक्स के पास है, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है, ना ही सोशल स्टेटस है, तो ये हर एक चीज़ एफोर्ड नहीं कर सकता है, ईजिली एफोर्ड नहीं कर सकता है। सो इसकी हेल्थ पे ही इम्पैक्ट आएगा। मतलब जब ये अच्छा खाएगा नहीं, अच्छा पिएगा नहीं, अच्छे हेल्थ केयर नहीं लेगा, अच्छी मेडिसिन नहीं लेगा, अच्छे डॉक्टर कंसल्ट नहीं कर पाएगा, तभी तो इसका जो हेल्थ है ना वो इम्पैक्ट होगा ना। बस सिंपल है, ईजी है, आराम से समझ आओगे आप ये चीज़ कि पुअर्टी कैसे हेल्थ को इम्पैक्ट करती है। पुअर्टी लीड्स टू पुअर हेल्थ, सिंपल है, और कुछ नहीं है इसमें। हायर इनकम एंड सोशल स्टेटस डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ हेल्थ, सिंपल है, जितनी ज़्यादा इनकम, जितना ज़्यादा सोशल स्टेटस, उतनी ज़्यादा क्वालिटी ऑफ हेल्थ होगा, बस सिंपल है। सेकेंड इज लिटरेसी लेवल, मतलब कौन कितने पढ़े लिखे हैं पर्टिकुलर सोसाइटी में ज़्यादा, ठीक है। कह रहा है लिटरेसी इज रिलेटेड टू पुअर हेल्थ, जितनी ज़्यादा लिटरेसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, पर्टिकुलर कम्युनिटी में, उतना उनका पुअर हेल्थ होगा, सिंपली।
क्यों होगा पुअर हेल्थ? क्योंकि उनको ज़्यादा कुछ इस बारे में पता नहीं होगा कि हेल्थ किन किन चीज़ों से ख़राब हो सकता है, हमारा हेल्थ किन चीज़ों से बिगड़ सकता है। सिंपल है। क्यों? क्योंकि उनमें एक तो सबसे पहले इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, ठीक है? और वो ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, उनका कॉन्फिडेंस भी लो होगा, ठीक है? और जो इलिटरेट पीपल होंगे उनको गुड हैबिट्स के बारे में नहीं पता होगा, गुड हैबिट्स के बारे में पता ज़्यादा नहीं होगा, और वो ज़्यादा अनहेल्दी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्ट ले सकते हैं, जैसे कि स्मोकिंग कर सकते हैं, ज़्यादा ड्रिंकिंग कर सकते हैं, ज़्यादा ड्रग्स का ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, उस वजह से उनका हेल्थ इम्पैक्ट होगा। दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ लिटरेसी। अब और एक एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग कंडीशंस। अब एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग कंडीशन हम डायरेक्टली कह सकते हैं, जो बंदे, वो लोग जिनके पास कोई जॉब हो, उनका हेल्थ ज़्यादा अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू अनएम्प्लॉयड यूथ, अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स। क्यों? क्योंकि जो जॉब वाले हैं उनके पास सारी फैसिलिटी अवेलेबल होगी, उनके पास पैसा होगा, सब कुछ होगा, और वो ऐसे ही वेले नहीं बैठे होंगे। वो मतलब पूरे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक अपने ऑफिस में जाएंगे, काम करेंगे, तो वो ऐसे ही वेले नहीं रह सकते हैं। सो दैट कि एक पर्टिकुलर किसी जॉब में या किसी काम में वो बिजी हो रहे हैं, और उनका जो दिमाग है वो खाली नहीं रहेगा, क्योंकि खाली दिमाग ज़्यादा स्ट्रेस कॉज कर देता है। ठीक है। अब वर्किंग कंडीशंस, सिंपल वर्किंग कंडीशन कैसी कंडीशंस है जहाँ पे एक पर्टिकुलर बंदा काम कर रहा हो। ठीक है। क्या रहा है कि हेल्दी वर्किंग कंडीशंस, अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अच्छे कंडीशंस मिल रहे हैं काम करने की, तो उसका हेल्थ भी ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है। एंड वाइस वर्सा, अगर किसी को खराब, फॉर एग्जांपल आई कैन से दैट कोई लेके काम में काम कर रहा है, और कोई बंदा किसी आईटी सेक्टर में किसी ऑफिस में काम कर रहा हो, तो मैं ये कह सकता हूँ जो आईटी सेक्टर में काम कर रहा है उसका हेल्थ ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो इसी रूम में रह रहा है, इसी ऑफिस में काम कर रहा है। और वो जो कोयले की कान में, कोल माइन में काम कर रहा है, उसका हेल्थ ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे ना तो हवा ठीक है, वी कैन से दैट डेंजरस गैसेस ये रिलीज़ हो रहे हैं, जो वो डायरेक्ट इनहेल कर रहा है, उसके लंग्स पे इफेक्ट पड़ेगा। सब कुछ वैसे का वैसा होगा जैसे कि वर्किंग कंडीशंस होंगी। ठीक है। फिर है कल्चरल प्रैक्टिस। कैसी कल्चरल प्रैक्टिस है? जैसे कि हम कह सकते हैं कस्टमर्स या बिलीव्स या ट्रेडिशंस किसी फैमिली के या कम्युनिटी के, वो भी इफेक्ट कर सकती है हमारे हेल्थ को। सिंपल है। यहाँ तक था ये। अब है सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ सिक। सिंपल मैं समझाने की कोशिश करूँगा सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ सिक क्या रहता है। सोशल, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि कोई बंदा सिक है, कोई बंदा बीमार है। अब वो बीमार बंदा, उसको कौन कौन सी सोशल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, उनको कहते हैं हम सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ सिक। मतलब एक बंदा किसी सोसाइटी में रह रहा है, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा बीमार रहता है। ठीक है। अब वो ज़्यादा बीमार रहने से उसको कौन कौन सी दुश्वारियाँ, कौन कौन से प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं उस सोसाइटी में। ठीक है। दैट इज कॉल्ड द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ सिक। अब देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जो सिक रहता है। पीपल विद इलनेस एनकाउंटर इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल प्रॉब्लम्स इन एवरीडे लाइफ। जो बंदे ज़्यादा बीमार रहते हैं या जो बंदा बीमार हो जाता है, उसको सबसे पहले तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है उस पर। ठीक है। या सोशल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इकोनॉमिक मीन रिलेटेड टू मनी। ठीक है। ए क्रॉनिक इलनेस, क्रॉनिक मीन्स लॉन्ग टर्म इलनेस मे प्रेजेंट वेरियस चैलेंजेस फॉर सिक पर्सन। ठीक है। कह रहा है कि अगर एक लॉन्ग टर्म बीमारी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हो चुकी हो, उस पेशेंट को क्या होगा, उसको ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा अपनी डे टू डे लाइफ में। मे बी सिंगल्ड आउट बाई कोलीग्स। फॉर एग्जाम्पल आई विल से कि कोई इंडिविजुअल है, वो किसी ऑफिस में काम कर रहा हो, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल अस्थमा है किसी पर्टिकुलर पेशेंट को, टीबी है किसी को, या कोई भी डिसेबिलिटी हो। डिसेबिलिटी भी डिजीज़ है। हर एक जो प्रॉब्लम है ना रिलेटेड टू हेल्थ, चाहे वो मेंटल रिटार्डेशन हो, डिसेबिलिटी हो, कुछ भी हो, दैट इंक्लूड्स द डिजीज़। अब कोई बंदा ऐसा है कि उसमें कोई डिसेबिलिटी है, उसको डेफिनेटली सिंगल आउट करेंगे, मतलब उसको वो अकेले अकेले रहेगा, अपने कोलीग्स में भी कोलीग्स उसके साथ ज़्यादा नहीं रहेंगे। ये भी प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है। ठीक है। मे फेस डिफिकल्ट इन परफॉर्मिंग डेली लाइफ एक्टिविटी। और किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में कोई भी डिसेबिलिटी है, वो इफेक्टिवली अपने डे टू डे जो काम रहते हैं उसके डेली लाइफ के, वो तो नहीं कर पाएगा ना इफेक्टिवली। ये भी सोशल इफेक्ट, ये सोशल प्रॉब्लम है। अब स्टेमिना भी लोअर। जब किसी इंडिविजुअल में कोई भी डिजीज़ आ रही हो, उसका स्टेमिना डेफिनेटली, स्टेमिना जो उसकी एक ज़रूरत जो रहती है उसके काम करने की, वो तो कम रहेगी। सिंपल है। देयर मेडिकेशन में भी मे इम्पेयर देयर अलर्टनेस और मेक देम इरिटेबल। फॉर एग्जाम्पल कोई भी बंदा है, उसको कोई भी डिजीज़ हो चुकी होगी, और वो उस डिजीज़ के लिए कोई भी दवाई ले रहा हो, और वो दवाई उसके अलर्टनेस, जो वो अलर्ट रहता था, उसको इम्पैक्ट कर रहा है, उसके अलर्टनेस को भी इम्पैक्ट कर सकता है। या कोई मतलब बहुत सारी मेडिसिन ऐसी है जो कि वो एक टाइप ऑफ मतलब इरिटेबल बना देती है बंदे को, कि उसका वो जो नेचर रहता है ना, वो वैसे के वैसा नहीं रहता, वो इरिटेबल बन जाते हैं, चिड़चिड़े बन जाते हैं। ठीक है। ये भी मेडिकेशन से हो सकता है। अब क्या है, मे फेस लैक ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज। जब एक बंदा फॉर एग्जाम्पल किसी लॉन्ग टर्म या क्रॉनिक डिजीज में फंस चुका है से फॉर एग्जांपल कैंसर में ज़्यादा पैसे जाते हैं, रिसोर्सेज भी ज़्यादा जाते हैं, तो उनकी शॉर्टेज आ सकती है उस बंदे को
ठीक है। अब मे हैव इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम भी। फॉर एग्जांपल आप मान के चलो कोई मेंटल प्रॉब्लम है किसी पर्टिकुलर बंदे को, तो इमोशनल डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी आएंगी। सी पीपल हैव प्रॉब्लम्स सच एज फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप विद पीपल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा शॉर्ट में आपको कि जो भी कोई भी बीमार बंदा रहता है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे कि उसकी जो फैमिली लाइफ रहती है अपने घर वालों के साथ, वो भी इम्पैक्ट हो जाती है। रिलेशनशिप जो रहती है डिफरेंट पीपल के साथ, वो भी इम्पैक्ट हो सकती है। लाइफस्टाइल जो अपनी लाइफ है उसकी, उसमें भी डेफिनेटली आपको उसको प्रॉब्लम कर देखनी पड़ेगी। जो उसका काम है उसमें भी इम्पैक्ट आएगा, इनकम में भी इम्पैक्ट आएगा ही, लेजर टाइम जो है उसमें भी आएगा, रिलेशनशिप में हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसमें भी डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा ही होगा वो। शॉर्ट में हम कह सकते हैं ये सोशल प्रॉब्लम जो है, सोशल प्रॉब्लम फेस्ड बाय पेशेंट में हैव एन इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन देयर मेंटल हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। सिंपल कि जो भी पेशेंट है, कोई भी डिजीज़ अगर उसको हो जाए तो वो उसके मेंटल हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा, और दैट फाइनली रिजल्ट्स इन द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। आई होप यहाँ तक आप ये सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। आज के लेक्चर में ये इतना मैंने कवर कराया आपको, इसमें और 2-4 लेक्चर्स लगेंगे। अभी तक ये 4th लेक्चर था। आई होप आप समझ चुके होंगे। आज का लेक्चर भी बिल्कुल ईजी है, मैंने पहले ही बोला था कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बस खुद आपको एक बार पढ़ना है, रिवाइज करना है, इसमें समझने वाली ज़्यादा बात है नहीं, बस आपको रटना है। आज के लेक्चर में इतना काफ़ी था। अगर कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन रहा हो, डू टेल इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे भी पता चले कि कहाँ पे कैसे पढ़ाना है आगे फर्दर ऑन। और इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करते जाना है, चैनल को बिना सब्सक्राइब करे नहीं चले जाना है आपको, और शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वेरी लेक्चर, विल मीट इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, बी